बेटा पहला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये करंट है। कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिया हुआ है जहां रेजोनेंस है उसकी वैल्यू 30 रेडियंस पर सेकंड ली हुई है और जो साइड बैंड बनता है इसकी फ्रीक्वेंसी 32 रेडियन पर सेकंड और 28 रेडियंस पर सेकंड दी गई है। यहाँ पे वो बताएगा भी नहीं बेटा कि वो साइड बैंड है, वो आपको सिर्फ बोल देगा यहाँ करंट की वैल्यू कुछ 10 एम्पेयर है और यहाँ दोनों जगह आपको बोल देगा 10/√2 है। तो आप सारे बच्चों से एक ओपन क्वेश्चन है, क्वालिटी फैक्टर बाय ऑब्जर्विंग ग्राफ। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा बताओ बेटा। आप चैट पे भेज सकते हो, आप क्लास में लाइव चिल्ला सकते हो, जैसे करना है करो, बस क्वालिटी फैक्टर बताओ बाय सीइंग द ग्राफ। एसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये बेटा, अल्टरनेटिंग करंट का। कम ऑन बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आंसर बताओ इसका। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, साइड बैंड्स दे रखे हैं, ग्राफ विजिबल। हर फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा पहली कमांड बनाता है डेफिनेशन पे। मैं आंसर बताऊं? क्वालिटी फैक्टर को हम रिफाइन करते हैं डेफिनेशन वाइज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा, मुझे बच्चे चैट पे भेज रहे हैं वो भी सही है बेटा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, यानी ये जो आपकी एनसीईआरटी में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोला जाता है। दिस इज क्वालिटी फैक्टर डेफिनेशन। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 30 और बैंडविड्थ आ गई 32 माइनस 28, दैट इज 4। तो आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाता 15/2, जो मुझे आशुतोष ने सही भेजा भी है। हाँ, सौरभ ने भी सही भेजा है बेटा, वेरी गुड बेटा। क्या हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें? बेटा अगर Yes, sir. अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप जैसे इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये वही वैल्यू है जो आप लोग याद करते हो। अगर आप क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन याद किए थे तो ओमेगा L/R याद किए होगे ना, ये वही है बेटा। ये ओमेगा रेजोनेंस होती है और R/L ये बैंडविड्थ होती है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये बेटा याद रखना, दिस इज R/L। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 हो चुका। एक सीरीज आरएलसी सर्किट दिया हुआ है। आर की वैल्यू 30 ओम्स है, एल की वैल्यू ओमेगा L की वैल्यू आपको दे रखी है। ओमेगा L की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 20 ओम। 1/ओमेगा C की वैल्यू आपको दे रखी है 60 ओम। ऑप्शन पहले आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। ऑप्शन वाइज दे रहा हूं बेटा। कैपेसिटिव सर्किट है, सी इंडक्टिव सर्किट है, और डी है वी नीड ओमेगा टू टेल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू टेल। बेटा ऑप्शन भेजो। सही ऑप्शन बेटा रिभू दे चुका है, वेरी गुड बेटा। हरे कृष्णा भी दे चुका है, चिन्मय भी दे चुका है बेटा। जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। द करेक्ट आंसर इज, कभी भी अगर XC इज ग्रेटर देन XLI, यानी 60 20 से बड़ा है, इसका रिएक्टेंस इससे बड़ा है, तो हम उसे कैपेसिटी बोलेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर एल ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C आता तो ये इंडक्टिव होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। हाँ,
बेटा सौरभ, चिन्मय, हरे कृष्णा, आकांक्षा, जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है बेटा सबने सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी थोड़ी देर बेटा हम लोग एसी पे ही रहेंगे। इसके क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है, इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, इसके क्रॉस वोल्टेज बेटा 30 वोल्ट दिया गया है। तो सप्लाई वोल्टेज बताओ, कमॉन फास्ट। चैट पे आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। आप बोल भी सकते हो, चैट पे दो, कमॉन आंसर दो फास्ट। ये एसी सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई जो आपके कोर्स की है। रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज दिया है, इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज दिया है। कमॉन फास्ट। हाँ, वेरी गुड बेटा। हरे कृष्णा आंसर सही है। आशुतोष बेटा देखो कुछ गलती की है। रिबू सही है, दिव्यलोचन सही है। गुड बेटा गुड। देखो, आपको ये बात 100% सही है कि, हाँ बेटा, गुड 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 गुड, सारे बच्चों का सही है बेटा। अब तक जितने बच्चे आए हैं, जितना चैट पे है, सौरभ का, देवाशीष का। नहीं बेटा, सौरभ आपका थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, चेक करो। देवाशीष, दिव्यलोचन, रिबू सबका सही है। अगर मैं एक दो नाम छोड़ दे रहा हूँ, सॉरी बेटा। जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि आपका ये रिलेशन वोल्टेज सप्लाई इक्वल टू वोल्टेज रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज, ये वाला इंडक्टिव वाला प्लस वोल्टेज कैपेसिटेंस वाला, ये रिलेशन खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर फॉर्म में रहता है। मतलब आपका वी सप्लाई इस तरह से रहती है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इन सबको जोड़ के आंसर देना चाहते हैं बेटा, वो गलत आ जाएगा। आपको हमेशा ऐसा करना है। देखो, वी सप्लाई कितना है, वी आर कितना है, वी आर आपका 10 है, तो 10 स्क्वायर। वी एल माइनस वी सी, यानी इन दोनों को माइनस करो। ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो 30 माइनस 20, 10, 10 स्क्वायर। अब आप समझदार हो, वी सप्लाई 10√2 आ गई। तो जितने बच्चों का 10 रूट था, √2 वोल्टेज था, करेक्ट था। बेटा क्या हम आगे बढ़े? मैं क्वेश्चन नहीं काउंट कर रहा, आप काउंट करना। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इतना सिंपल है, आई होप सारे बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है, और ये t इक्वल टू 6 सेकेंड है। उसके बाद रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, इसके बाद सब रिपीट है। जैसे ये t इक्वल टू 8 सेकेंड है, ये 12 है। आप पहले पूरा क्वेश्चन सुन लेना। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये +3 है और ये -3 है। आपसे पूछा गया है IRMS बताओ, कम ऑन फास्ट बेटा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, which one? पूर्वा बेटा वेरी गुड, आपने ट्राई किया, सही है। ट्राई करो, और किसी और बच्चे का आंसर बेटा। देखो, कभी भी स्क्वायर वेव फॉर्म आती है, अगर ऊपर नीचे सिमेट्री है, +3 -3 है, तो ड्यूरेशन मत देखो, आंसर +3 रहेगा। रीजन क्या है? नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं, आप लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। सुनो मेरी बात। आप कभी भी देखो, आरएमएस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर एक तरह से इफेक्टिव डीसी देना चाहता है, इफेक्टिव डीसी। जो काम, ऐसे सोचो, जो काम एसी करता है, अगर उसी ड्यूरेशन का हम लोग अगर डीसी सप्लाई दे, तो उसको हम आरएमएस कहते हैं। बेटा यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर मीन रूट, तो बेटा +3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर
कैसे भी कर लो, अगर स्क्वायर करने के बाद ये एक ही टाइप का ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी कांस्टेंट। देखो -3 भी ऊपर जाएगा, इसका आंसर हमेशा 3 एम्पियर ही आएगा। आप करके देख लेना अगर बाई डेफिनेशन आपको आता है तो। पर इतना याद रखना, स्क्वायर फंक्शन का आरएमएस सेम आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर फॉर्म ग्राफ है। अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आप जैसे ही स्क्वायर करते बेटा ये एक ही आ जाता, +3 वाला ऊपर रहता, -3 वाला भी ऊपर आ जाता, और एक पैरेलल बनता है ऐसे। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को डाउट है तो मैं आरएमएस अलग से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए बस। ठीक है, चलो बेटा, इसमें क्या है, हमारे सारे धुरंधरों ने गलत आंसर दिया है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। तो आप लोग ये बात याद रखना, जेईई मेंस और नीट के लिए आप लोग आरएमएस दोबारा पढ़ोगे बेटा। ठीक है, इट्स ओके, सबका आंसर गलत और सही आता है, बट आप दोबारा करोगे इसे। मेरी बात समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। अरे कोई नहीं बेटा, एंजॉय करो इसको, अगर डाउट आ रहा है तो मैं दोबारा बोलूँ तो मैं डिराइव कर दूं, लेकिन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। आप ऐसे करना, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो वैसे लिखना, IRMS सर ने सिखाया था बेटा स्क्वायर, यानी हम किसी भी फंक्शन का पहले आई स्क्वायर करते, फिर मीन कैसे लेते हैं बेटा, एरिया निकालना पड़ता है, और बाई विड्थ, यानी T2 - T1 जहां तक कर रहे हैं, फिर रूट। तो आप इसको करके देख लो, एग्जैक्टली डिट्टो सेम आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर, अनटिल अनलेस आपने कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। विच वन इज नॉट हैविंग डायमेंशन? क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस। बेटा जल्दी से आंसर बताओ, कम ऑन फास्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इजी है, ये तो आप नीट में भी कर लोगे। और ये जल्दी वालों, तुम्हें पता है ना मैं थोड़ा तो अटकाता हूँ, मैं एनसीईआरटी लेवल पे ही पूछ रहा हूँ, पर थोड़ा तो अटकाऊंगा। बेटा द करेक्ट आंसर मुझे नहीं आया अब तक, विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट हैविंग डायमेंशन, मुझे करेक्ट आंसर अब तक नहीं आया है। देखो कमाल की बात है कि बच्चे गलत भी नहीं भेज रहे हैं, बेटा इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। मुझे दोनों आंसर नहीं आया है, शायद किसी बच्चे से अगर आया भी हो तो शायद स्किप कर गया, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्वालिटी फैक्टर कैसे हुआ? क्या बेटा? क्वालिटी फैक्टर वाला। अरे बेटा देखो, अटेंशन बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, आज की क्लास में मैंने यहीं पे लिखा है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, बेटा डायमेंशन कहाँ से आएगा इस बेचारे के पास, बाय डेफिनेशन देखो ना। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। हाँ, चलो। और आप एनसीईआरटी खोलोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी में रिटर्न ये स्टेटमेंट। मैं कहीं ना कहीं आज अपने आप को एनसीईआरटी पे रखूंगा, और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि टर्म 1 के बहाने जेईई मेंस और नीट निकालने की तैयारी चल रही है, और टर्म 1 का भी फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंगल फेज सीरीज आरएलसी सर्किट आपको दिया गया है, आपको सप्लाई करंट 20 दिया हुआ है, 20 एम्पेयर, और ये आरएमएस है। अगर जेड की वैल्यू 30 ओम है तो बेटा वी मैक्स बताओ, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? कम ऑन फास्ट बेटा, ये तो मैं 10 सेकंड में उम्मीद कर रहा हूँ। सप्लाई वोल्टेज की बात हो रही है बेटा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है अगर इम्पीडेंस पूरे सर्किट का आपको 30 ओम दिया हुआ है? ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा वहां पे, आपको बस जल्दी करने होंगे। कम ऑन फास्ट बेटा, फास्ट। चलो वेरी गुड बेटा। अपूर्वा, चिन्मय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। अरे सौरभ बेटा, तुमने कुछ इसमें कांड कर दिया, तुम दोबारा चेक करो। आशीष, आशीष बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नहीं नहीं, रुको 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 बेटा, देखो जल्दी हमेशा रहनी चाहिए, देखो लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा कॉपी पेन चलाओ, आप ओनली कर भी सकते हो तो कॉपी पेन चलाओ। वीआरएमएस होगा बेटा, वीआरएमएस की वैल्यू क्या होगी? IRMS इंटू जेड। तो आप सबसे पहले ये कर देते, तो 20 एम्पेयर
इंटू आपका जेड की वैल्यू 30, तो 600 आंसर आता। बट बच्चे जल्दीबाजी में क्या किए हैं, वी मैक्स पूछा है और वो वी आरएमएस बता रहे हैं बेटा। वी मैक्स आता, बेटा सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू वी मैक्स बाई √2। तो आपको बस 600 √2 आंसर देना था, तो कुछ ही बच्चे सही दिए हैं। बेटा जल्दीबाजी अच्छे अच्छे बच्चों को खा गई है। देखो रोशन का आंसर सही है, रिभू का आंसर सही है, सुरजीत का आंसर सही है, आशीष का आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़े। सिली मिस्टेक बेटा आपके दुश्मन है, और कैलकुलेशन पे अपनी भरोसा मत रखना। दोबारा चेक करना, टर्म 1 पे टाइम रहेगा बेटा, जेई में नहीं रहे, नीट में नहीं रहे, टर्म 1 में टाइम रहेगा। ऑलवेज डबल चेक योर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक ट्रांसफार्मर दिया है, आपको यहाँ पे वोल्टेज जो प्राइमरी में है वो 30 वोल्ट है, वोल्टेज जो सेकेंडरी में है वो 60 वोल्ट है। तो आपको N1 N2 समझ आ रहा है बेटा। आप मुझे बताइए आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी करंट का रेशियो कितना होगा। फास्ट बेटा फास्ट, इसमें तो मैं सोच रहा हूँ 1 सेकंड से ज्यादा आप नहीं लगाओगे। कम ऑन फास्ट बेटा बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट। 2:1। हाँ बेटा, आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी आपका कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। कितने बच्चों को लग रहा है 2:1 सही है। बेटा करंट में उल्टा आता है, उल्टा उल्टा। हाँ दिव्यलोचन सही है बेटा, अपूर्वा सही है, आशीष सही है। थोड़ा पेशेंस रखना बेटा। ये जो N1/N2 है वो वोल्टेज का रेशियो होता है, करंट का रेशियो एग्जैक्टली उल्टा आता है। फॉर रीजन, सिंस बेटा ट्रांसफार्मर कोई पावर जनरेट नहीं करता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी यानी इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, अगर आइडियल है तो वी सेकेंडरी और आई सेकेंडरी। तो जो वोल्टेज का रेशियो होगा करंट का रेशियो उसका जस्ट उल्टा आएगा। तो आपको बोल देना था सर सेकेंडरी बाई प्राइमरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा बताओ, N1/N2, जस्ट उल्टा, N2/N1 नहीं बेटा। दिस विल मेक इट A1/2। मेरी बात समझ गए बेटा। आप ऐसे करते वी प्राइमरी बाई वी सेकेंडरी, तो आपको मिल जाता 1:2, और यही होता है N1/N2। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। हाँ बेटा, कितने बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, अपूर्वा, सुश्री, आशुतोष। लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा शफल करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस में वेरिएशन डालते हैं। ये सी है, ये एल है, देख पा रहे हो बेटा। एलसी है, एलसी सर्किट है। टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटेंस की वैल्यू 20 माइक्रोफराड है, और इस पे जो चार्ज है क्यू नॉट, उसकी वैल्यू 30 कूलम्ब है। चलो ये समझ आ गया बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद कैपेसिटर का चार्ज घटने लगता है, और ये चार्ज 5 कूलम तक पहुंच जाता है। तो व्हाट इज एनर्जी ऑन इंडक्टर। ये टी इक्वल टू 0 है, और ये टी थोड़ी देर बाद। व्हाट इज एनर्जी ऑन इंडक्टर। थोड़ी मेहनत तो करवाऊंगा ना, तुरंत आंसर थोड़ी ना आएगा, 1-2 क्वेश्चन तो रहेंगे टफ, वो भी टफ नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा फास्ट करो फास्ट। एलसी ऑसिलेशन दे रखा है, आपको एलसी ऑसिलेशन का बेसिक फॉर्मूला तो आना चाहिए। मैंने कोई डेरिवेशनल फॉर्मूला नहीं दिया, बेसिक फॉर्मूला दिया है।
बेटा क्या कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो गई इसकी? चलो मुझे आंसर तो आया है बच्चों का। चिन्मय का आंसर आया है, काफ़ी भयानक आंसर आया है। चलो करो बेटा, आप लोग ही बताओ। चलो बेटा करना तो पड़ेगा ही, वहाँ पे कैलकुलेशन चेक करना 2 बार। अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो कैलकुलेशन 2 बार चेक करना। आप अगर इसको देखोगे ध्यान से बेटा, स्टार्टिंग में एनर्जी होगी हाफ यू नॉट स्क्वायर बाई सी, और बाद में कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कितनी बचेगी? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, प्लस जो बाकी बची वो इंडक्टर पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी इन आई। बेटा मैंने बहुत एब्रिवेटेड फॉर्म लिख दिया है, बट इतना समझ लो कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। कैपेसिटर की एनर्जी कुछ इस पे आने लगेगी तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो आपको सिर्फ ये निकालना था कि इन दो एनर्जी का डिफरेंस क्या है। तो हाफ टू सी कॉमन रहता और आपको सिर्फ चार्जेस का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो चार्जेस थे आपके स्टार्टिंग में 30, बाद में 5 कूलम, यानी 30 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड ऑन इंडक्टर। हाँ थोड़ा सा टीडीएस कैलकुलेशन है बेटा, कभी कभी चलती हैं। ये ऊपर चली जाती, 20 माइक्रोफराड दिए ना, 20 इंटू 10⁻⁻6। अगर आपने ये ऑपरेशन किया है तो आपका जो आंसर आया है बेटा वो सही होगा। और आपको सिंपली याद रखना है कि एनर्जी गिवन किसी भी समय कोई एनर्जी लेने वाला नहीं है। तो जो भी एनर्जी रहती है स्टार्टिंग में वही एनर्जी रहेगी बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। आपको हर बार निकालनी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। मुझे हरे कृष्णा और चिन्मय का आंसर एग्जैक्ट मैच किया है तो सही होगा बेटा। 21.875 इंटू 10⁻6। बेटा अच्छी स्पीड है दोनों बच्चों की, चलो बढ़िया। 21.875 इंटू 10⁻6 जूल। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा अपूर्वा का भी सही है, बहुत सही बेटा। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सी की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है आपको 3 ओम, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2 ओम। पूरा क्वेश्चन सुन लो। अब मुझे पावर फैक्टर बताओ कितना होगा, कम ऑन फास्ट। आपको सर्किट में सिर्फ ये 3 चीजें दी हैं और पावर फैक्टर पूछा है। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट? ठीक है दिव्यलोचन, वेरी गुड बेटा, वेरी क्विक। मैं जल्दी से बता रहा हूँ उससे पहले मैं देखो दिव्यलोचन, रोशन, हरे कृष्णा, सौरभ, बेटा सबका आंसर सही है, वेरी गुड। और बड़ी तेजी से भी किया है, दैट इज अप्रिशिएबल। देखो कभी भी पावर फैक्टर को तुम मैथमेटिकली जरूर समझो बेटा। अगर आप पावर फैक्टर को ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलना चाहिए, आर एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये एंगल फाई बनता है और ये जेड बनता है। तो सर पावर फैक्टर हमारा हमेशा क्या आ जाएगा बेटा? पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, अगर आपको पता हो तो, आर बाई जेड। आपको खटाक से ये करना था। तो जितने बच्चे ये किए होंगे उनका आंसर सही आएगा। चेक करें, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? जेड होता है आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी यानी फिर से 2 स्क्वायर। तो बेटा ये 2√2 बन गया। अब आपका आर की वैल्यू 2 है और नीचे जेड की वैल्यू भी 2√2 है, तो ये कट जाएगा 1/√2। तो जितने बच्चों ने किया है सही है, वेरी गुड। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अगले मैं थोड़ा कैलकुलेशन भेज दे रहा हूँ बेटा, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन भी जरूरी है। आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आपको खुद सोचना है कि 50 वोल्ट ऐसे लिखता है तो आरएमएस है कि मैक्सिमम है, एनसीईआरटी आपको सिखाती है वो क्या है। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल, एवरेज पावर क्या जाएगी बेटा, बताओ। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन 1 साइकिल आपको सर्किट बना के दिया हुआ है। बेटा निकोलस टेस्ला तुमको ऊपर से देख रहा है, जल्दी जल्दी करो, बेचारे ने एसी के लिए बहुत मेहनत की है। फास्ट बेटा फास्ट। ठीक है, चिन्मय का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, काफी तेजी से किया। चलो चेक करते हैं बेटा, अभी मुझे नहीं पता सही आंसर है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड पे हमेशा आपको 2 बार चेक करके आंसर भेजना चाहिए। एक बार फिर से ट्राई करो, एक बार चेक करो, गलत भी हो सकता है बेटा। कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। ठीक है, आशीष और चिन्मय का आंसर गलत नहीं है, बट दोनों का अलग है, दैट मीन्स कोई एक गलत होगा पक्का। तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई करो बेटा। हरे कृष्णा, आशीष का आंसर मैच कर रहा है। आस्था, आप किसी और दुनिया में हो बेटा, आस्था दोबारा चेक करो, क्योंकि नियर बाई नहीं है, आपका पास में नहीं है आंसर। बेटा एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ, कितने बच्चों को फॉर्मूला फॉर्मूला याद है? वी आर एम एस, वेरी गुड बेटा, आई आर एम एस कॉस फाई। तो आप समझदार हो तो सर्किट पुराना वाला ही है, अभी तुमने कॉस फाई निकाला था। बेटा थोड़ा विजिलेंट तो रहना पड़ेगा, अभी हमने इसका, हमने खुद देखा, ये आर था, ये एक्सएल माइनस एक्सी था, और ये जेड था, और कॉस फाई हमने लिखा था आर बाई जेड। तो आर की वैल्यू दे रखी है 2 और जेड है बेटा एक्स, जेड का वैल्यू आपको पता रहता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर, यानी आप समझ गए बेटा, 2/2√2, जो अभी जस्ट निकाली थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग डायरेक्टली इसको यूज करोगे, कॉस फाई हमें पता है सर, 1/√2। वी आर एम एस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, आई आर एम एस हम कैसे निकालते हैं बेटा, वी आर एम एस बाई जेड, इस तरीके से आप दोबारा निकाल सकते हो। तो वी आर एम एस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 50 × 50 बाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी थी बेटा, जेड तुमने निकाला था ना 2√2, तो 2√2 इंटू 1/√2। बेटा कितना आ रहा है बेटा, आप लोग कैलकुलेशन तेज करते हो, मुझसे बताओ कितना आएगा ये आंसर। ठीक है बेटा, आप लोग, ये आंसर आया 50 × 50/4। क्या बेटा हम आगे बढ़े, क्या 625 क्या बेटा? 625 होगा। हाँ हाँ बेटा हाँ, देखो 625 किस किस का आया था, पूर्वा का, दिव्यलोचन का, रोशन का, अ, बेटा बस इतने बच्चों का भी मुझे दिख पाया है शायद, हाँ। चलो आगे बढ़े,
आप लोग एसी एंजॉय कर रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें? जल्दी बताओ, फास्ट बेटा जल्दी बोलो, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो गए एसी के। सर एसी के करेंगे। अभी एसी पे और करना है, चलो चॉइस तुम्हारी है, कल फिर सेशन लगा देंगे, मेरे को बस रिक्वेस्ट आनी चाहिए क्लास की, मैं लगा दूंगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं बेटा। कुछ नहीं बेटा, मैं आपको बस एक छोटा सा क्वेश्चन, बस आप देखना है यहाँ पे, आपको एक सर्किट दिया हुआ है। नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी का हर जब मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का उस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था, वो फ्रीक्वेंसी बस आपको डराने के लिए दी गई थी, ठीक है, क्योंकि वीआरएमएस के साथ में वो लिखा जाता है हमेशा। अब चलो हम इस पे आते हैं, इसको 5 ओम दिया है, यानी एक्सएल की वैल्यू 5 ओम दी है, इसकी एक्ससी की वैल्यू हमें 7 ओम दे रखी है, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम दे रखी है। अब कुछ नहीं करते हैं, आपको सिर्फ ग्राफ देगा, ये वीआरएमएस है, मतलब ये वी सप्लाई है। आपको नीचे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा ग्राफ करंट के लिए सही है। बेटा एक सेकंड, मैं इसी के नीचे बनाना चाहता हूं ताकि आपको फीलिंग रहे। ये ए, ये बी, सी और डी। हाँ बेटा, अब जरा सर्किट को देखो और मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही होगा। एक बार आप वैल्यू नोट कर लो और मुझे बताओ, अगर सप्लाई वोल्टेज ये है तो करंट के ग्राफ कौन सा होगा। सॉरी बेटा, मुझे करंट बोलना चाहिए था। हाँ, अब बताओ करंट का ग्राफ कौन सा होगा। रोशन का आंसर सबसे तेजी से आया है अभी। सर ऑप्शन से सर। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से देख लो। सबसे पहले आपको देखो बेटा, एसी की पूरी जीत आपकी इम्पीडेंस ट्रायंगल को समझने में है। जैसे ही तुम इम्पीडेंस ट्रायंगल समझे, आप एसी जीत जाते हो। मुझे जितने बच्चों का आंसर है, रोशन, सौरभ, आकांक्षा, सबका आंसर सही है। चलो गुड बेटा, मैं अभी ऑप्शन के साथ समझाता हूँ। आशुतोष का भी सही है बेटा, गुड बेटा। चलो बेटा, मैं लॉजिक बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। क्लास में आपको सिविल वर्ड सिखाया गया था, याद आया? सिविल, सिविल क्या सिखाया था? ऐसे कुछ बनाओ और फिर कुछ ऐसे बनाओ। कैपेसिटिव में करंट आगे है वोल्टेज से, याद रख लो। कैपेसिटिव सर्किट में करंट करंट आगे है वोल्टेज से, वोल्टेज छोटा मतलब करंट बड़ा, कब बड़ा नहीं मतलब आगे और वोल्टेज पीछे। और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड्स करंट, ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई? क्या ये चीज समझ आई? आओ चेक करते हैं कैसे। अब मुझे बताओ, किसी भी सर्किट में जहां पे XC इज ग्रेटर देन XL, तो वो कैसा सर्किट होगा? कभी भी XC इज ग्रेटर देन XL होगा तो वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा कौन आगे होगा? CIV, करंट। तो हमारा करंट आगे होगा, पीछे नहीं। ये बेटा तुम लोग आगे और पीछे को डायग्राम जानते हो ना बेटा? जो चीज आगे हो जाती है ना, वो पहले से स्टार्ट होती है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको समझा सकता हूँ बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर सप्लाई वोल्टेज हमेशा साइन ओमेगा टी टाइप का होगा, तो जब मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा तो ये साइन ओमेगा टी प्लस सम थीटा आएगा। वैसे बाद में आपको पता चलेगा ये थीटा वही आता है जो इम्पिडेंस ट्रायंगल वाला होता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये थीटा वही आएगा हमेशा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, चाहे सर्किट कैसा भी हो। क्या बेटा आप बात समझ गए कि नहीं समझे, बताओ?
सर तो फिर ए क्या बताना चाहता है? ये सेम फेज में था, सेम फेज में नहीं होगा ना बेटा। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, जैसे मान लो मैं आपको ये दे देता, एग्जाम में क्या आएगा मैं नहीं बता सकता, तो एक्सी और एक्सएल बराबर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, रेजोनेंस आ जाता है, तब प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तब एग्जैक्टली ए ऑप्शन आ जाता रेजोनेंस वाले केस में। यस सर। यहाँ तक समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा एसी पे ही रहो थोड़ी देर। जी सर। ठीक यस है सर। बेटा, जैसे आप लोग की मर्जी, जो भी टॉपिक आपको टफ लगे या जिसपे क्वेश्चन लगाने का मन हो वो बता देना, हम उसी क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे, हाँ चलो चलो एंजॉय करते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी जा सकता है, ट्रांसफार्मर का बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी। N1 की वैल्यू 5 है, N2 की वैल्यू बेटा 10 दे रखी है, और पूरी बात ध्यान से सुनना, पूरी बात ध्यान से सुनना। आपको बोला गया है ये जो सप्लाई है इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसका ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 100। क्या यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया है? देख लो, ये सप्लाई। यस सर। अब आपसे पूछा है ये जो सेकेंडरी वोल्टेज आएगा सेकेंडरी कॉइल पे, उसका ग्राफ बनाना है। तो क्या आप लोग को मैं ऑप्शन दूं या आप लोग खुद बनाओगे? जल्दी बताओ, एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से। ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन दे दें? ठीक है ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। क्या बेटा आप लोग को ऑप्शन चाहिए ना? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। एक आ गया सेम नेचर का ग्राफ सर, मैं आपको सब पे वैल्यू भी दे दूंगा बोलोगे तो। ऑप्शन नंबर ए ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी बोलेगा जस्ट उल्टा ग्राफ, और वैल्यू भी हम सब पे देंगे। ऑप्शन नंबर बी है, और हम ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ओहो हो, रुको अभी बेटा, ऑप्शन तो आने दो सारे। एक बोलेगा ग्राफ ऐसे, रुक जाओ 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, 10 सेकंड। अभी बस मुझे मैक्सिमम करंट सब में लिख लेने दो, तब मैं समझ जाऊंगा आप ग्राफ समझे कि नहीं। ट्रांसफार्मर एनसीईआरटी लेवल बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हाँ एनसीईआरटी भी समझना बहुत बड़ी बात है। चलो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, ये सप्लाई का ऐसे ग्राफ बना रखा है, तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 100, ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है 200। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐसे दिया है, इस पे लिखा है 200, और इस वाले डी वाले ऑप्शन में दिया है इसको 100। अब मुझे बस ABCD भेजो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आया है कि नहीं। वेरी गुड बेटा। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक सप्लाई वोल्टेज दिया है, उसका ग्राफ दिया है, आपको ना प्राइमरी दिया है वोल्टेज, ना सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, और फिर आपसे पूछा है कि सेकेंडरी वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वरना, बेटा मेरी बात सोचना, सप्लाई इज डिफरेंट, प्राइमरी इज डिफरेंट, सेकेंडरी इज डिफरेंट। मैं सेकेंडरी का ग्राफ पूछ रहा हूँ, आइडेंटिफाई ग्राफ ऑफ सेकेंडरी, आइडेंटिफाई ग्राफ ऑफ सेकेंडरी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अरे बेटा बेटा आप चाहो ना पूरे ट्रांसफार्मर को 3 से 4 पॉइंट में याद कर सकते हो। मुझे भर भर के आंसर आ रहे हैं, और सारे बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, दैट मीन्स बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। कम ऑन बेटा कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो 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 ठीक है, आगे बढ़े, आंसर बताएं। देखो बेटा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी या नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आपको ये बात लिखी होगी कि वी प्राइमरी, देखो हमेशा देखना, वी सप्लाई प्लस वी प्राइमरी इक्वल टू 0 हमेशा होगा, एक सिंगल सर्किट है ना, तो वी प्राइमरी हमेशा उल्टा होता है, और इन दोनों को सेम नेचर का होना पड़ता है क्योंकि सेम फ्लक्स से लिंक करते हैं। बेटा रेशियो ऑफ टर्न ठीक है, मान लो ये x होगा तो रेशियो ऑफ टर्न, जैसे ये 5 है और ये 10 है, तो ये 2x होगा, दैट इज ओके।
बट ये सेम फ्लक्स से कनेक्टेड होते हैं, तो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा सेम नेचर के होंगे, लेकिन सप्लाई वोल्टेज और प्राइमरी एक दूसरे का उल्टा होंगे। तो सप्लाई का उल्टा प्राइमरी और प्राइमरी जैसा सेकेंडरी, तो सप्लाई से तो पहले उल्टा होना पड़ेगा। तो उल्टे वाली चीजों को सेलेक्ट कर लो, बी को सेलेक्ट कर लो, डी को सेलेक्ट कर लो, ए काट दो, सी काट दो। अब आ जाओ इस पे, इन दोनों में से कौन सा सही है। बेटा देखो, ये दोनों बराबर होंगे हमेशा, क्योंकि दोनों देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। वी प्राइमरी प्लस वी सप्लाई इक्वल टू 0, यानी अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 100 मिल रहा है तो मुझे उसका डबल मिलेगा 200। तो ऐसा कौन से ग्राफ में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑप्शन नंबर बी भेजा था, मैं बच्चों का नाम ले ले रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ बेटा। मुझे सुराजीत ने बी भेजा है, बहुत सारे बच्चे और भी होंगे बेटा। सुराजीत है, आशुतोष है, दिव्यलोचन है, चिन्मय है, सौरभ है, रीबू है, और बाद में उसने चेंज किया था, देवाशीष ने बोला था पहले, मतलब बाद में चेंज किया था बेटा, देवाशीष ने बोला था सही, मतलब पहले गलत फिर बाद में सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें बेटा। बेटा आप मेरी बात एक स्टेटमेंट की फॉर्म में याद रख लो, वोल्टेज का रेशियो टर्न्स के रेशियो में रहता है। सप्लाई वोल्टेज के उल्टे दोनों होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, हमेशा सप्लाई के उल्टे होंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी का नेचर एक ही होगा हमेशा। आगे बढ़े बेटा। यस सर। एक और क्वेश्चन करोगे ट्रांसफार्मर पे? यस सर। चलो चलो चलो, क्या तुम सबको सिर्फ ट्रांसफार्मर मतलब एसी से ही डर लगता है क्या? ये N1 दिया है 5, N2 दिया है 10, और आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर दी है 0.95। बेटा एफिशिएंसी कभी 0.95 दियो मतलब एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ 95% होगा, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक। अब आपको बोला गया है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ बेटा। आपसे पूछा गया है कि सेकेंडरी करंट निकालो, व्हाट इज सेकेंडरी करंट। कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर ना देके एफिशिएंसी दे दी है तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? व्हाट इज सेकेंडरी करंट? कम ऑन फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। एक दो क्वेश्चन फेजर के भी डालेंगे बेटा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मुझे प्राइमरी करंट भी देना था, मेरी गलती है। आई प्राइमरी 2 एम्पियर दिया हुआ है, कम ऑन, सॉरी, आई सेकेंडरी बताना है। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। चिन्मय का आंसर बड़ी तेजी से आया है भाई, वेरी गुड बेटा। देवाशीष भी पैरेलल आंसर दिया है, वेरी गुड। आशीष का भी आंसर आया है, रीबू का भी आंसर आया है। आशीष बेटा बाकी तीनों का आंसर सेम है, एक बार तुम चेक करो। आशुतोष का भी आंसर सेम है। आशीष बेटा एक बार आंसर चेक करो आप, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी बात याद रखना, अगर टर्म 1 में एक भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है टू रीचेक इट। आप जल्दी मत रहना उम्र भरने की, उम्र आखिरी में भर सकते हैं आप, बहुत टाइम रहता है। हाँ, चलती हुई घड़ी लेके जाना। चलो देखते हैं बेटा। एक्चुअली हमेशा वोल्टेज का रेशियो फिक्स रहता है, वोल्टेज का रेशियो चेंज नहीं होता। एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है आउटपुट पावर, हमेशा हर जगह यही होती है, आउटपुट बाय इनपुट, हमेशा यही होती है। जैसे आप लोग बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ लेता है, मतलब आउटपुट और इनपुट का रेशियो। तो आउटपुट पावर क्या होगी? सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। इनपुट पावर क्या होगी? इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। अब V सेकेंडरी बाई V प्राइमरी तो सिंपली N2 बाई N1 होता है, N2 बाई N1। I सेकेंडरी बाई I प्राइमरी
अच्छा, यहाँ मुझे आई प्राइमरी लिखना था। हाँ, आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी, आई सेकेंडरी मुझे निकालना है और आई प्राइमरी मुझे 2 एम्पेयर दिया हुआ है और ये दिया है मुझे 0.95। अब बेटा इसमें सिर्फ N2/N1 की वैल्यू पुट कर दो। N2/N1 10⁵ यानी 2 है, तो आई सेकेंडरी विल कम एज 0.95 एम्पेयर। जितने बच्चों का आया है सही है बेटा। देखो हरे कृष्णा ने, रोशन ने, आशीष ने बाद में करेक्ट कर लिया, वेरी गुड बेटा। तो सारे बच्चों का आंसर लगभग सही आया है। आशुतोष, अपूर्वा, वेरी गुड बेटा। रिभु, देवाशीष, चिन्मय। बेटा पता है, मुझसे किसी ने बोला था कि इस बैच में पिछले बैच जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं मुस्कुराया था। मैंने बोला शायद ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आएगा। मेडिकल को जोड़ देंगे तो शायद ये बच्चे हमें 12 पार करके देंगे, 10 या 12 रिजल्ट। वो मिनिमम बोल रहा हूँ बेटा। और मैं बोल रहा हूँ जिसका दिमाग खराब हुआ आखिरी के 5 महीने में, वो उस पार होगा, इस पार नहीं रहेगा। बस दिमाग खराब कर देना, फेज 2 में रहना, सिर्फ पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? किसी को किसी क्वेश्चन पे डाउट नहीं है ना बेटा? मैं तेजी से तो नहीं बता रहा? नो सर। ठीक है बेटा, आप लोग जब तक एंजॉय कर रहे हो तब तक कुछ नहीं, टर्म 1 तो पूरा एंजॉय करते हो। तो चलो मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, और ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड होगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के पता नहीं चलता कि आप सही में पढ़े हो कि नहीं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए पहले ही लिख दूंगा, 37 डिग्री वाले किसी में भी 3:4:5 का रेशियो होता है ट्रायंगल का। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। आपको ये बताना है, रुको रुको, नहीं मैं लिख देता हूँ बेटा। आपको सप्लाई 50 वोल्ट नहीं दी है, ऐसे दी है 50 साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। आपको ये इन्फो दी है, ये वाली सप्लाई ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब आपको सी की वैल्यू, मतलब एक्सी की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, और एक्सएल की वैल्यू दे रखी है अगेन 6 ओम। आपको मुझे करंट बताना है कितना होगा, मैग्नीट्यूड भी और ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की वैल्यू, मतलब आपको दो चीज बतानी है, एक मैग्नीट्यूड और एक फाई की वैल्यू। और मुझे आप पे भरोसा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर बता दो, बता दो। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। कम ऑन फास्ट। बेटा पढ़ाई में भी मजा आता है, सही टारगेट चुनोगे ना। कई लोगों को छोटे टारगेट में मजा नहीं आता, अपना बेस्ट चैलेंज करो, बहुत मजा आएगा। अगर आपको लगता है ना आप 85% लायक हो, आप 95% को टारगेट करो। दिव्य लोचन और देवाशीष ने तो करंट की स्पीड से आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। लेकिन उनका एक पार्ट का आंसर आया है, आई एम वेटिंग फॉर द अदर पार्ट ऑल्सो। सौरभ ने कंप्लीट आंसर दिया है। बेटा मुझे फाइव ये भी बताना, प्लस आया है या माइनस आया है, ऐसे लिख के भेजो, तब मुझे पता चलेगा आपने करेक्ट आंसर दिया है। और बेटा मेरी कई बार आप लोगों से अपील रहती है पढ़ाई करो, वो मैक्सिमम टाइम इमोशनल अपील रहती है, वो वैसी अपील नहीं रहती कि टीचर डांट रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को मैंने वो देखा है फेज, आखिरी के 5 महीने में बच्चों का करियर कहाँ से कहाँ जाता है। मैं हर साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, चिन्मय ने पूरा अच्छे से लिख के दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। लेकिन थोड़ा सा ना बच्चे आधा आधा आंसर दे रहे हैं। चिन्मय हैज गिवन सो फार, चिन्मय हैज गिवन द कंप्लीट आंसर। क्योंकि 5 प्लस आएगा या माइनस आएगा मुझे वो भी जानना है ना। बेटा देखो मैं आपको एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, देखो
मुझे ये तो पता है कि बच्चों का ये गलत नहीं आएगा करंट वाला पार्ट। क्यों बेटा? करंट सिंपली आप v बाई जेड कर दोगे और इस पे मुझे पता है बच्चों की गलती नहीं होगी। जेड कैसे निकालते हैं? आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब ये सॉरी हाँ, आपका एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी आपका सिंपली 5 आ जाएगा। बेटा कॉमन सेंस से सोचो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू 5 है यानी करंट की वैल्यू v बाई जेड यानी 50/5 यानी 10। यहाँ तो 10 है, दैट इज ट्रू। लेकिन ये 5 क्या होगा? तो उसके लिए आप इम्पिडेंस ट्रायंगल बना लो। आप इम्पिडेंस ट्रायंगल बना के देखो, यहाँ पे वैल्यू लिखी हमने 4, यहाँ क्या है? यहाँ होता है एक्सएल माइनस एक्सी और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जेड और ये होता है एंगल 5। अब बताओ इस ट्रायंगल से अगर मैं समझूं तो बेटा एक्सएल माइनस एक्सी 3 था। अब बेटा मुझे बताओ हमारा एंगल कितना आया? ये वाला एंगल कितना आया? 5 की वैल्यू कितनी आई? कोई बच्चा बता सकता है कितनी आई है? सोचो और बताओ बेटा। मैं अगर आपको ये 3 दे रहा हूँ, ये 4 दे रहा हूँ, तो ये एंगल तो 53 होगा ना? ये 37 ही होगा ना? 37 है ना? कोई डाउट यहाँ पे? Yes, sir. मान Yes, लो sir. तुम ये भी 37, बच्चों ने गलत नहीं दिया, बच्चों ने 37 बोला है। अब मुझे एक चीज बताओ, प्लस 37 या माइनस 37, तो मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। आपको सिविल वर्ड याद रखना रहता है। कंफ्यूज सब होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आप अलग हो दूसरों से, सब कंफ्यूज होते हैं। ये 37 आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, याद रखना हमेशा जो इम्पीडेंस ट्रायंगल का फाई है ना, वही आपके यहाँ के चिपकेगा करंट पे। लेकिन अगर आपको सिविल वर्ड याद है, आप गलती नहीं करोगे। कौन सा केस है बेटा ये? कौन भारी है? कैपेसिटेंस भारी है या इंडक्टर भारी है? कौन भारी है बताओ? इंडक्टर, Inductor. तो कौन आगे होगा, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज, तो करंट पीछे होगा। तो जितने बच्चों ने मुझे ये आंसर दिया है 10 साइन ओमेगा टी माइनस 37, वो सही है। आप खुद चेक करो बेटा। दिव्य लोचन ने नेगेटिव लिखा है, रोशन ने नेगेटिव लिखा है। जो बच्चे नेगेटिव लिख के दिए हैं, अपूर्वा ने पॉजिटिव लिखा है, आशीष प्रधान ने नेगेटिव लिखा है, रिभू ने नेगेटिव लिखा है, अ, अ, आशुतोष ने सही लिखा है पूरा, चिन्मय ने सही लिखा है। बेटा मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, मुझे आशीष की एक बात अच्छी लगी बेटा, पता है? उसने पहले इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, फिर रीचेक करके दोबारा अटेम्प्ट किया। आपको एग्जाम में हमेशा ऐसा ही माइंड सेट रखना होता है। वी आर ऑल आर ह्यूमन, गलती किसी से भी हो सकती है। सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही रूल है, रीचेक करो। जितनी आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे उतना अच्छा है, बट रीचेक हमेशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, मुझे पता नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 12 13 पता नहीं बेटा। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट्स सॉल्व ए इजी क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से। अब मैं फर्स्ट चैप्टर पे कूदा हूँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और बेटा चैप्टर ऑन डिमांड रहेगा, अगर आपको चेंज करा के जो दूसरे चैप्टर पे आना है तो बता देना मुझे। आपको दो आइडेंटिकल फेयर दिए जाते हैं, एक पे चार्ज था 10 कूलम और दूसरे पे 5 कूलम। ठीक है बेटा, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स F था। पूरी बात समझना बेटा, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स F था, सेम डिस्टेंस पे इनको रखा गया, लेकिन एक बार टच कराने के बाद तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स F डैश, पुराने फोर्स के कंपैरिजन में। जल्दी आंसर दो। आर इज सेम। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना। पहले दोनों आइडेंटिकल स्फीयर पे चार्ज था 10 कूलम 5 कूलम, दोनों को टच कराया गया, फिर सेम डिस्टेंस पे दूर रख दिया गया। तो अब इन दोनों पे क्या फोर्स होगा पुराने के कंपैरिजन में, एफ के कंपैरिजन में? 5 टाइम्स ऑफ एफ, 7 टाइम ऑफ एफ, 2 टाइम्स क्या हो गया, √2 टाइम्स कितना होगा बेटा बताओ? फास्ट बेटा फास्ट। अरे कूलम्स लॉ से ही क्वेश्चन गिराऊंगा बेटा, बट आएंगे ऐसे ही ना। बेटा एनसीईआरटी भी कॉन्सेप्चुअल है, बट जस्ट वन मिस्टेक कि एनसीईआरटी टीचर्स के लिए बनी है, बच्चों के लिए नहीं। जैसे टेक्स्ट बुक फॉर टीचर की टीचर उससे पढ़ा है।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। चलो आंसर तो आ रहे हैं, बहुत सही बेटा। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। बेटा देखो, दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फेयर हैं, उस पे चार्ज 10 कूलम और 5 कूलम है, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, फिर डिस्टेंस को मेंटेन कर देते हैं आर। पहले भी आर था, बाद में भी आर था, तो इन दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा, या नया वाला फोर्स कितना होगा बेटा, एफ डैश कितना होगा? हाँ, मुझे तात्विक का भी आंसर आया है, आशीष का भी आया है, चिन्मय का भी आया है। चिन्मय और आशीष का आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड बेटा। अभी देखते हैं, बाकी बच्चों को भी टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि दो बच्चों का मैच कर जाए, अगर एक दो बच्चों का और सेम आंसर आया तो विल से कि आंसर सही है। तब तक चिन्मय और आशीष और तात्विक प्लीज अपना आंसर दोबारा चेक करो। हाँ, तन्मय पात्रा का भी सही आंसर है, क्योंकि अब 3 बच्चों का आंसर सेम आ चुका है। तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी जानते हो तो 3 बच्चे सेम कैलकुलेशन करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बेटा। चलो तो आओ देखते हैं बच्चे ने गलती क्या की होगी। अगर हम किसी दो मेटालिक बॉडी को टच कराते हैं जो आइडेंटिकल शेप के हैं, तो चार्ज सेम आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम, हाँ बेटा, सौरभ रोशन, मेरे ख्याल से सबका आंसर तुम लोग का सेम ही है बेटा, मैं टिक कर देता हूँ, रुको। देखो, पहले केस में फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 इंटू 5, मैं नीचे नहीं लिख रहा क्या है। अगले केस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटे जब तुम इन दोनों कांटेक्ट में लाओगे तो इक्वल चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 प्लस 5 15 का आधा आधा, यानी 7.5 और 7.5, यानी, और हमारा फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी 7.5 इंटू 7.5। आपको बस इन दोनों को डिवाइड कर देना था, आपका आंसर आ जाता। एफ डैश बाई एफ इक्वल टू 7.5 इंटू 7.5 अपॉन 10 इंटू 5। और अगर मैं ये भी ना लिखता ना कि कांटेक्ट करा के छोड़ दिया गया, मैं सिर्फ ये भी लिखता ना कि सेम डिस्टेंस पे आके मैक्सिमम फोर्स हो जा रहा है, एफ डैश इज मैक्सिमम वैल्यू, आप करके देख लेना। हमेशा जब दोनों इक्वल होंगे तो मैक्सिमम फोर्स आएगा। बट चलो कोई बात नहीं, आपकी बुक में ऐसे ही लिखेगा कि कांटेक्ट में लाके अलग किया। आप इसको देख लो बेटा, आंसर क्या आएगा, 5 से काट लो, कर लोगे बेटा इसके बाद। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ फिर 5 से काट लो, तो नहीं, यहाँ से 5 से काटोगे तो यहाँ 2 आ, यहाँ इसको काटोगे 3 आएगा, इसका 4 आएगा, तो 9/8 आया। तो एफ डैश की वैल्यू 9/8 आएगी, क्योंकि जितने बच्चों का सही है बेटा सही है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझे लग रहा है सौरभ का सही है, रोशन का सही है, तन्मय पात्रा का सही आंसर है, और ये दिव्यलोचन का सही है, आशीष का सही है, चिन्मय का सही है। ठीक है बेटा। बेटा हम लोग टाइम कम ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप दोबारा चेक करना, टर्म 1 के लिए बहुत टाइम होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, कहीं ना क्वेश्चन बेसिक्स पे रहते हैं, बेसिक्स पे, सिर्फ बेसिक्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन, मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 दे रखी है, देख पा रहे हो? यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना? एक सरफेस एरिया है जो इसके परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी। क्वेश्चन में सिंपल ही रखूंगा, आपको बोला जाता है कि अगर ए बी सी डी स्क्वायर है और इसकी एक एज की लेंथ 2 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर जा रही है, आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसके बीच में एक शाफ्ट को ऐसे लगा के ए बी सी डी को ऐसे घुमा दूं कि अगला डायग्राम आपको ऐसे दिखे, घुमाने के बाद यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे डी हो, यहाँ पे सी हो, मतलब आप इसको बस ऐसे एक चक्कर घुमा दो, ऐसे घुमा दो कि मतलब 180 डिग्री से शिफ्ट कर दो, बस एक चक्कर नहीं, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स?
बताओ, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स? मुझे बड़ा अच्छा लगा बेटा, क्योंकि कई बच्चे प्लस माइनस के साथ आंसर दे रहे हैं, दैट आई एम लाइकिंग। भले गलत हो सही हो। हाँ, रिव्यू मैग्नीट्यूड में देख के बच गया। ठीक है। हाँ, रिव्यू सही है, आंसर सही है, लेकिन थोड़ा प्लस माइनस सोच के बताओ। मैं आपको एक कन्वेंशन बताता हूँ। आप लोग मैक्सिमम बच्चे सही आंसर बता रहे हो बेटा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। हाँ, रिव्यू भी सही है। चलो बेटा, रिव्यू तुम्हारा सही है। हमेशा इस बात का कॉशन रखना कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, तो वो आपको फंसाना चाहते हैं कि आप सिली मिस्टेक करो, प्लस माइनस की गड़बड़ी, रूट 2 के मल्टीप्लिकेशन की गड़बड़ी, वो हमेशा चाहेंगे। और टफ पेपर वो बना नहीं सकते कोविड की वजह से, तो अब आपको सिली मिस्टेक में ही मारेंगे वो। चलो मैं दोबारा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो आप इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर लेते हैं। तो पहले आप फ्लक्स निकालते हैं ई इंटू ए। तो 10 इंटू एरिया कितना है बेटा? 2 इंटू 2 मतलब 4, यानी पहले फ्लक्स आता फ्लक्स 1 इक्वल टू 40। ठीक है बेटा। बाद में देखो, अब एक तरफ एरिया पॉजिटिव ले चुके हो, तो दूसरी तरफ देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यहाँ रहती, बट हमने इस तरफ का एरिया पॉजिटिव ले लिया था, एरिया वाइज बोल रहा हूँ। तो अब हमारा फ्लक्स हो जाता ई डॉट ए जस्ट उल्टा हो जाता, यानी नया वाला फ्लक्स आता, फाइनल फ्लक्स आता -40। और चेंज इन फ्लक्स का होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो बच्चा समझदार है वो लिखता -40 यानी -80 विल बी करेक्ट बाई कन्वेंशन। हाँ, बट अगर आपको इतना नहीं पहचाना चाहेंगे तो एटलीस्ट 0 मत लिख के आना बेटा। क्या आप मेरी बात समझे? Yes, sir. चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बस बता देता हूँ कितने बच्चों का करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है इसमें भी बेटा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी है, तो चलो बड़ा अच्छा लग रहा है। रीबू का, आशीष का, चिन्मय का, देवाशीष का, सबका आंसर सही है, इतने बच्चों का। बाकियों का भी आंसर मैग्नीट्यूड वाइज सही है बेटा, बस थोड़ा सा उसकी दिक्कत है प्लस माइनस की। बस याद रखना, कभी भी फिजिक्स में मैथ्स में चेंज की बात करेगा या डेल्टा लिख के देगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं हम वैसे ही कर रहे हैं। Q1 की वैल्यू 3 कूलम दे रखी है और ये x इक्वल टू 0 पे है। x1 इक्वल टू 2 मीटर और यहाँ पे Q2 रखा है बेटा। ऐसे नंबर लाइन है सिंपल वाली। x इक्वल टू 0 पे हमारा 3 कूलम है और x इक्वल टू 2 मीटर पे हमारा -1 कूलम है। अब आपको बताना है कि इस पूरी नंबर लाइन पे नल पॉइंट कहाँ आएगा। नल पॉइंट मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रख लो, या तो कहीं चार्ज रख के ये फील करो कि उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। नल पॉइंट कहाँ आएगा, एट विच लोकेशन? बताओ बेटा। मुझे ऐसे आंसर देना, x इक्वल टू -5 +5, ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में देना। करो बेटा करो। कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी? बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आंसर आएगा, कहाँ आएगा? नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, कहाँ पे आएगा? चलो एक बच्चे का आंसर आया। हाँ चलो,
ऐसे भी चलेगा। अभी तक देवाशीष ने आंसर दिया, लेट्स वेट। बेटा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, आप लोग को आंसर तो खटाखट आना चाहिए था इसमें। पहले आपको ये सोचना चाहिए कहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी। अब खुद सोचो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखूँ, यहाँ पे 1 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो किसी भी 1 कूलम पे नेट फोर्स जीरो लगेगा। अगर मैं 1 कूलम यहाँ रखूँ तो 3 कूलम ढकेलेगा, -1 कूलम खींचेगा, पर 3 कूलम पास है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी। तो इस जोन में आंसर नहीं आ सकता। आप ऑप्शन देख के कर देना, कॉमन सेंस रख के। बीच में 1 कूलम रखोगे बेटा पाप हो जाएगा। क्यों? 3 वाला ढकेलेगा, माइनस वाला खींचेगा, जीरो आ ही नहीं सकता। आंसर हमेशा राइट में आएगा। तो पहले देखना ऑप्शन में, ऐसा तो नहीं कि सारे लेफ्ट में दिए हैं या मिड में दिए हैं दोनों के, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो हमारा आंसर इस जोन में रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या चला के दिखानी थी, 3 और -1 दिए ना, तो आपको मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करना था कि सर 3 कूलम है, -1 कूलम है, और दोनों के बीच में 2 मीटर दिया है। यहाँ कहीं एक्स पॉइंट पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से मिलाकर, मतलब एक्स पॉइंट मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले लो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो 3 कूलम से फॉर्मूला होता है Q/R², यानी 2+x। और -1 कूलम से बेटा 3 कूलम से ऐसे होती, और -1 कूलम से ऐसे अट्रैक्टिव टाइप की होती। तो हम लिखते के, क्यू की जगह मैं 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूँ, अपॉन x²। आप इन दोनों में देखते बेटा, अगर हम लोग रूट ले लेते तो आपको मिलता √3/2 + x = 1/x। अब आप खुद समझदार हो, x √3 = 2 + x। तो बेटा x की वैल्यू आ जाती 2/, ये बेटा आप लोग एक बार देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ तो आया है बेटा बच्चों का। आशीष का, रुको 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 रुको, देखता हूँ बेटा। देवाशीष तुम अपना आंसर चेक करो फिर से। सौरभ, बेटा तुम लोग इसको रैशनलाइज कर दिए हो क्या? कर सकते हो बेटा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लोग कर लो, मतलब मैं उतनी मेहनत नहीं करूँगा आपके लिए, आप करो, आपको एग्जाम देना है, ठीक है, कर लेना। ठीक है, आप लोग समझ गए, हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक उनका फेवरेट क्वेश्चन देता हूँ, मतलब हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, उनको लगता है बच्चा ये करता ही नहीं है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, 10 कूलम इस पे टोटल चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, और जो ये रेडियस अंकल हैं वो है 2 मीटर। आपको बताना है कि मिड पॉइंट पे, यहाँ पे 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो बेटा बताओ। उनको लगता है सरफेस पे बच्चा याद कर लेता है, बट एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में बताया है ये क्वेश्चन कि इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, मतलब बोर्ड में आ सकता है। बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आर की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, मतलब 1/2 दी हुई है। बताओ बेटा, नहीं 1 दी है, सॉरी। हाँ बताओ। वो ऐसे क्वेश्चन पे अपना हक समझते हैं कि बच्चे को परेशान करने का हक है उसके पास। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। अरे आशीष ने एग्जैक्ट निकाल के दिया है, सौरभ ने भी निकाला है बेटा, लेकिन गलत नहीं है सौरभ, ठीक है। अब बस चेक कर लेना एक बार, और बाकी बच्चों का वेट करते हैं। बेटा देखो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग को ये सब फॉर्मूले याद हो, नहीं है तो देखो किसी भी टर्म 1 नीट जेई, आप मुझसे पूछोगे ना कौन सीरियस बच्चा नहीं है, तो मैं बोलूंगा जिसने अब तक फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई है वो सीरियस नहीं है।
और जिसको फॉर्मूला लिस्ट दूसरे दोस्त से लेनी पड़ रही है वो तो सबसे वाहियात बच्चा है, उसको बिल्कुल उसको एग्जाम देने का हक नहीं है। रीजन क्या है, आपकी फॉर्मूला लिस्ट आपके काम तब आती है जब आप उसको समझते हो और खुद से बनाई गई होती है कि हाँ किस टर्म का मतलब क्या है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला लिस्ट है तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में। हर सब्जेक्ट अलग होता है तो सेम लॉजिक मत लगाना। बेटा आंसर किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस किस को याद है बेटा? क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ बेटा? के क्यू आर बाई आर क्यूब, वेर के की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4 पाई ई नॉट। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद था बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आंसर निकालना सीखना पड़ेगा आपको, खटाखट खट आंसर देना पड़ेगा। अरे बेटा ये वाला ग्राफ उनका फेवरेट है कि अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिर घटता है। ये वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वाला ग्राफ फेवरेट है उनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा हम तंग करेंगे आपको, आगे बढ़ते हैं। आपको 4 डायग्राम देंगे ABCD, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है। और आपके बोर्ड के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आराम से, क्योंकि जो बेसिक्स पे हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आएंगे ही आएंगे। बेटा ये सारे स्फेयर आइडेंटिकल हैं, बनाने में गलती है। चलो अब आपको मैंने यहाँ दिया हुआ है, इस पे टूट, और ये सारे मेटेलिक कंडक्टर हैं, मतलब मेटल के बने हुए सारे कंडक्टर हैं। चलो तो इस पे चार्ज 3 कूलम है, इस पे -3 कूलम है, और सब पे ऐसे ही लिखा हुआ है 3 कूलम -3 कूलम 3 कूलम -3 कूलम, सब पे ऐसे ही लिखा हुआ है। और फिर बने हैं कुछ डायग्राम, कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं। अगले वाले में बनाइए बेटा, देखो बेटा, एक सेकंड बेटा, एक बार मुझे बना लेने दो फिर आप सोच के आंसर देना। थोड़ी ड्राइंग बेटा गंदी है, बट मैं चाहता नहीं कि मैं गलत बनाऊं। अगर इन चारों में ये सारे डायग्राम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हैं तो कौन सा डायग्राम सही हो सकता है ABCD में? सोच के आंसर दो। विच डायग्राम माइट बी राइट? सोचो और सर बी में एरो नहीं है। बी में एरो नहीं बनाया, मैं मेरी गलती, बनाया तो है बी में। बी में अच्छा सॉरी, ये वाला एरो, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी। हाँ अब बताओ ABCD में से कौन सा डायग्राम सही है? आपको सिर्फ इतना सा दिया है कि ये सारे आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं, मतलब आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं विद चार्ज 3 कूलम एंड -3 कूलम। तो आंसर हमारा चलो जल्दी नहीं बेटा, आराम से सोच के आंसर दो। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बड़ा जरूरी टॉपिक है। देखो देवाशीष का, आदित्य का, आशीष का, सबका आंसर आ चुका है, सौरभ का, चिन्मय का, आस्था का, हरे कृष्णा का, रोशन का। चलो मैं बच्चों के आंसर्स नहीं लूंगा ताकि उनको मैं बस ऐसे बताता हूँ कोई क्यों नहीं होगा, ठीक है? अब चलो मैं बताता हूँ बी क्यों नहीं होगा।
वाई बी कांट बी आंसर? चलो बेटा, अगर ये दोनों आइडेंटिकल मेटालिक स्फेयर हो, इनके सिवा कुछ भी नहीं है आसपास, तो इससे कितना एलिमिनेट हो रहा है, मतलब निकल रहा है 1 2 3 4 5, इस पे कितना आ रहा है 1 2 3 4, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सिमेट्री पे रखे हैं तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेगी उतनी उस पे आएगी, तो बी इनकरेक्ट हो गया। क्या आपको बी के इनकरेक्ट होने का आंसर समझ आया? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो, यस सर। ठीक है, अब ए क्यों इनकरेक्ट है, कोई बच्चा बता सकता है? वाई ए इज इनकरेक्ट, वाई ए इज इनकरेक्ट? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऑब्लिक तरीके से नहीं निकलती है, ये एंगल 90 होना चाहिए। यहाँ सारे मैंने ऑब्लिक बना रखे हैं। ऑब्लिक समझते हो? किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगी, हमेशा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज। तो ए तो नहीं हो पाएगा, ए कांट बी आंसर। अब सी पे चलते हैं। सी पे तो मैंने गजब ही ऑब्लिक बना रखा है। ऑब्लिक समझ रहे हो बेटा, देख रहे हो ये एंगल क्या, अगर मैं यहाँ से एक ये नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल कुछ ऐसे आ रहा है, जबकि सारे एंगल आते वक्त 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा बताओ? सर डी में तो सर बाहर जा रहा है। जी सर। क्या क्या बेटा? अच्छा डी में ये गलती से मैंने ऐसे बना दिया क्या? तब तो कोई मैच यस सर। नहीं, कोई बात नहीं, फिर आपको आंसर नहीं करेगा। आंसर फिर नन आना चाहिए। यहाँ पे अगर ये एरो मैंने गलती से बना दिया है तो आपका आंसर आता है नन। मेरी बात समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद रखना, सारी की सारी। बेटा हर टॉपिक अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा वो बन सकता है, सोर्स। ठीक है, मैं एक्चुअली जल्दीबाजी में बना दिया, ये ऐसे बना रहा था। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तब आंसर डी होता, अदरवाइज जैसा मैंने दिया था उसके हिसाब से मुझे नन आंसर आना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ही पूछ रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल करो। यहां से अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसे, और नीचे माइनस 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 माइनस। पूरी बात सुनना पहले। इस पे पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। अगर मैं इसको ऐसे भेज रहा हूं कि ये जस्ट ऐसे बाहर निकल रहा है, जस्ट बाहर निकल पा रहा है, तो आपको बताना है व्हाट इज द, और ये मिड पॉइंट से थ्रो किया जा रहा है, मतलब डी बाई टू हाइट है, ये हाइट डी बाई टू है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, किस वेलोसिटी से मैं इसको भेज रहा हूँ। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें दी हैं, एक कैपेसिटर दिया है प्लस और माइनस का, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्यू नॉट है तो इस पे माइनस क्यू नॉट होगा, और सरफेस एरिया को आप कैपेसिटर की ए लोगे। तो जल्दी से मुझे वी नॉट वेलोसिटी बताओ जिसपे वो जस्ट मार्जिन निकले। और दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। आप एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेना बट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट। और अभी हम लोग करेंगे भी, फास्ट बेटा फास्ट। हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं दिया। अच्छा मैंने हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं दिया, माई मिस्टेक, आप इसको एल लेके बता दो, मेरी गलती है बेटा, सॉरी। चलो करो, बताओ जल्दी बताओ। और मुझे आंसर इसी टर्म्स में चाहिए जो क्यू नॉट दिया है, डी दिया है, एल दिया है, इन सब टर्म में, स्मॉल क्यू दिया है, इसके टर्म्स में। बेटा याद रखना ये क्वेश्चन अच्छा है और ये बोर्ड में बहुत आता था पहले,
तो आई स्टिल बिलीव कि ये छोटा वर्जन इसका आ सकता है, कोई एक पार्ट पूछ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल खोलोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा बेटा। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितनी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा बेटा बताओ, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई ई नॉट। सिग्मा बाई ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लिखते क्वेश्चन के फॉर्म में सिग्मा मतलब चार्ज बाई ए बाई ई नॉट, हमें इसकी जरूरत पड़ती इतने की। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है क्यू इंटू ई नॉट। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इन वाई आ जाता फोर्स बाई मास, यानी क्यू ई बाई मास। तो मुझे इसका मास भी देना था, सॉरी। तो Q और E की जगह कैपिटल Q A E नॉट बाई M। तो आपका इस तरह से एक्सेलरेशन आता y में। चलो मुझे चिन्मय ने कुछ करके भेजा है, और ठीक है। अगर आप अगर इसका मास होगा तो फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। नहीं, मैं बताता हूँ रीजन क्या है बेटा। एक्चुअली जब हम चार, ये जो आपको जब 4 फोर्सेस एनसीईआरटी में 11th में पढ़ाए गए थे ना, 1 2 3 4, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वांटम होता है, अगर ये छोटे चार्जेस हैं तो बहुत कम होता है, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दिया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लेके, कि कितना हाई रेशियो रहता है। ठीक है, आप सही सोच रहे हो। अगर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या आप मेरी बात समझे? जी। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब। तो आप यहाँ पे सिर्फ प्योरली इसको लेते, तब आपको आंसर मिलता कि सर हम कितना, हमारे पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, तो अगर मैं जस्ट क्रॉस करना चाहता हूँ तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इज 0, मेरा एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये क्यू ई बाई एम। तो मैं नीचे जाने में कितना टाइम लूंगा बेटा? मैंने नीचे वाई का नीचे पॉजिटिव माना है, एक्स का ऐसे पॉजिटिव माना है, एक्स का पॉजिटिव ऐसे माना है, और वाई का पॉजिटिव ऐसे माना है नीचे की तरफ। तो मेरा डिस्टेंस इन वाई हो जाता, डिस्टेंस इन वाई हो जाता एल। तो आप ऐसे निकालते कि सर मेरा एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। सर डी बाई क्या बेटा? हाँ एल डी बाई, हाँ सॉरी हाँ डी बाई टू, सॉरी एल हमारा डी बाई टू हो जाता है। तो डी बाई टू इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ ए की जगह क्यू ई बाई एम। आप अच्छे से पूरा ई की जगह पुट करना, क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। यहाँ से तुम निकालते टाइम, ठीक है, यहाँ से नहीं, इसको हटा दो। यहाँ से तुम निकालते टाइम, यानी डी नहीं एल, हाँ डी बाई टू। अब यहाँ से तुम टाइम निकालते, और तब तक तुम्हारे पार्टिकल, बेटा एक्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे पार्टिकल को तब तक एल डिस्टेंस कवर कर लेना था। यानी एक्स एक्सिस में देखते तो एक्स में डिस्टेंस आ जाता है एस एक्स हो जाता है एल, एक्सेलरेशन इन एक्स 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स हमारा v नॉट है। तो हम बोलते एल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यानी सिंपली यू टी आ जाता क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, यानी v नॉट इंटू टी। यहाँ से t निकाल के आप यहाँ पुट करते, आपको मिनिमम वेलोसिटी v नॉट मिल जाती, जिससे जस्ट क्रॉस होगा। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, प्लीज एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कई क्वेश्चन बेटा वो आपको नॉलेज से ज्यादा आपका इमेजिनेशन चेक करना चाहते हैं फिजिक्स में, कि आपको वो चीज समझी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो आपको एक इमेजिनरी स्फीयर दिया है, इमेजिनरी स्फीयर, यहाँ पे ओरिजिन दिया है। अब आपको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं बेटा ये इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वो आपकी इमेजिनेशन चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका सेंटर पे ही ओरिजिन है बेटा, ये एक्स है, ये आपका वाई है, जेड भी मान लेना, मतलब सॉलिड स्फीयर है, इमेजिनरी सॉलिड स्फीयर।
ये 3D फिगर है बेटा, 2D नहीं है। और आपको ये डिस्टेंस दे रखा है, यानी रेडियस दे रखा है 3 मीटर। अब आपको उसने कुछ नहीं किया है, बोला है y इक्वल टू 2 से एक रॉड है, एक रॉड दी है जिसपे चार्ज दिया है, चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर मीटर। आपसे पूछा गया है कि जब ये रॉड बेटा काफी लंबी है, ऐसे सोचना इसको बहुत, इसकी साइज बड़ी मान लेना, और इस पे चार्ज 10 कूलम पर मीटर है। आपसे पूछा है ये ऐसे जा रही है वेलोसिटी v नॉट से या किसी भी वेलोसिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, y इक्वल टू 2 मीटर पे ये ऐसे पैरेलल पास कर जाएगी। तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, बताओ बेटा। मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, वो आपसे डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ पूछेगा, इतने घुमाकर, बेसिक डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर आप भूल गए हो तो ऐसा कुछ लिखा रहता था, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई ई नॉट। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर? जल्दी से मुझे आंसर दो। एक इमेजिनरी स्फीयर है, इसी को अपना गॉसियन स्फीयर मान लेना और फिर सोचना मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा। बेटा व्हेन वी विल गेट मैक्सिमम फ्लक्स, बताओ। सर रेडियस कितना है? रेडियस बेटा 3 मीटर दिया है, मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया क्या? सॉरी 3 मीटर। फीलिंग सबसे ऊपर आती है बेटा। हाँ, आशीष का आंसर है, वेरी गुड बेटा आशीष। सौरभ का भी आंसर आया है, वेरी गुड सौरभ बेटा। बेटा स्पीड डिपेंड नहीं करेगा, मुझे सौरभ तुम्हारा आंसर का फॉर्म समझ नहीं आ रहा, आप एक बार और अच्छे तरीके से लिख के दो। देखो बेटा ये क्वेश्चन इतना इजी है कि किसी भी इमेजिनरी स्फीयर में मैक्सिमम फ्लक्स तब आता है जब वो, देखो जैसे मान लो ये एंटर कर रहा होगा तो इस स्फीयर के अंदर इतना चार्ज है, लेकिन एक पॉइंट पे ये जस्ट ऐसे हो गया होगा पूरा पार, उस समय तुम्हें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा जब ये ऐसे एंटर कर गया होगा। क्यों? अब ये आगे भी बढ़ता रहे तो इससे ज्यादा ये स्फीयर के अंदर नहीं आ सकता, तो आपको बच्चों की तरह ये 3 लेना था, ये 3 लेना था, और ये डिस्टेंस 2 था। आपको बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाना था कि सर रेडियस 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको x मान लो, ये कितना आ गया बेटा बताओ? 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? 9 माइनस 4 रूट 5 आएगी। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सही है। आपका ये आ गया x, ये डिस्टेंस। बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। तो बेटा अब ये भी x होगा, तो हमारी लेंथ इनसाइड द इमेजिनरी स्फीयर आ जाएगी 2x यानी 2 रूट 5। तो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा, Q विल बी लैम्डा इंटू लेंथ, यानी 2 रूट 5 इंटू 10, तो आंसर विल बी 20 रूट 5 कूलम, क्योंकि हर कूलम में, हर मीटर में 10 कूलम था, तो 2 रूट 5 मीटर में इतना कूलम आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया कि सर हमारा फ्लक्स क्यू इन बाई ई नॉट से हम देंगे, तो क्यू इन आया आपका 20 रूट 5 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो बेटा क्या ये आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो बेटा अच्छा, हाँ चिन्मय का, सौरभ का सही है बेटा। आशीष शायद तुमने कोई सी मिस्टेक की होगी कहीं पे। ठीक है बेटा, क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। बेटा क्लास 12th में दे कांट आस्क यू टफ क्वेश्चन इन टर्म 1, ये बात समझ के जाओ, बट कॉन्सेप्चुअली जो भी स्टेटमेंट पढ़ो उसका सेंस पूरा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और आप लोग चैप्टर जो बोलोगे हम लोग उसी पे ड्रिल करेंगे। ठीक है, बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू।